यूपी विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को बहन जी के नाम से भी लोकप्रियता हासिल है। अपनी सख्ती के लिए जानी जाने वाली मायावती एक सख्त प्रशासक के रूप में अपनी पहचान कायम कर चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक बार फिर तैयार दिख रही हैं। हालांकि उनके आलोचक उनके सख्त प्रशासन को तानाशाही से भी जोड़कर देखते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस एक्स फैक्टर पर सबकी नजर है वो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीट पर सिमटी बीएसपी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में इस बार करिश्मा करने की कोशिश में जुटी है। ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहां सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आप लोगों के फिर से यहाँ बीएसपी के शासनकाल वाले आपके अच्छे दिन वापस आ सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर के एक पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती का सफर अपने आप में एक मिसाल है। उन्नीस में कैराना लोकसभा क्षेत्र में महज 27 साल की उम्र में मायावती सूट और सलवार पहनकर प्रचार करती हुई दिखाई दी। वो सड़क किनारे लोगों के साथ बैठती, खाना खाती, नौजवानों और बुजुर्गों से बातचीत करती, प्रचार करती और फिर साइकिल पर सवार होकर कई अन्य इलाकों में प्रचार करने के लिए निकल जाती। यह मायावती का पहला चुनाव था जिसे वो हार गई थी, लेकिन 1985 में कुछ इस तरीके से बदलाव आया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राजनीतिक में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। दलित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद
मायावती के परिजनों ने अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। मायावती ने 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से आर्ट मीडियम से डिग्री हासिल की। इसके अलावा मायावती ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही LLB की और मेरठ यूनिवर्सिटी से B.Ed की उपाधि हासिल की। पूरे देश के अंदर तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो BSP से जुड़े लोग हैं या नहीं भी जुड़े लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, वो मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। मुझे वो सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, क्योंकि जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं, आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। मायावती कुछ सालों तक दिल्ली के JJ कॉलोनी में मौजूद एक स्कूल में शिक्षिका भी रही। वो अध्यापन के साथ साथ UPSC की तैयारी भी करती रही। मायावती का सपना IAS बनना था, लेकिन 1977 में दलित नेता कांशीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगाने का एक बड़ा फैसला किया। मायावती के तेवर वाले भाषणों और उनके बेबाक सियासी अंदाज को देखकर दलितों और पिछड़ों के बीच ये संदेश गया कि उनकी आवाज को बुलंद करने वाला नेता उन्हें मिल गया है। जनता की नब्ज टटोलने और वंचित समाज की आवाज को दमदार तरीके से रखने में मायावती माहिर थी। इससे बहुजन समाज में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। कांशीराम के नेतृत्व में मायावती कांशीराम की कोर टीम का हिस्सा बनी। मैं आप लोगों के बीच में काफी समय से काफी कम चक्कर मार रहा हूं। काफी समय से मैं बहुत कम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए, और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। साल 1984 में मायावती ने BSP की स्थापना की। साल 1989 में मायावती पहली बार सांसद बनी।
15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में रैली को संबोधित करते हुए कांशीराम ने मायावती को उत्तराधिकारी बताया। इसके बाद 18 सितंबर 2003 को मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। कांशीराम जी जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में और अपनी व्यस्तता के बारे में काफी कुछ बताया है। उन्होंने जो कुछ आप लोगों को बताया है, आप लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। माननीय कांशीराम जी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है और उन्होंने जो मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊं। वैसे तो मायावती ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था, लेकिन वो हार गई। फिर उन्होंने 1985 में बिजनौर से अपनी सियासी किस्मत का दांव खेला और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। फिर 1989 में मायावती को बिजनौर से जीत हासिल हुई। मायावती को कुल 1,83,189 वोट मिले थे और हार जीत का अंतर 8,879 वोट का था। कांग्रेस पार्टी के लगभग 40 वर्षों के लंबे शासनकाल के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों को काफी सहम कर जीने के लिए मजबूर किया गया है और साथ ही इनके जान माल व मजहब की गारंटी भी सुनिश्चित नहीं की गई है। और लगभग 18 वर्षों के बाद पहली बार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका हमारी पार्टी को यहाँ की जनता ने दिया है और फिर हमारी पार्टी ने भी पूरे जी जान से व पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ दिन रात काम करते हुए या अन्य समाज की तरह मुस्लिम समाज के उम्मीद के अनुरूप ही उनका भी हर स्तर पर व हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। इस बार आप लोगों का मेरे जन्मदिन का सही मायने में तोहफा यही होगा कि आप लोग इस बार भी रात दिन मेहनत करके फिर से अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत के आधार पर जरूरी सत्ता में लाएंगे। ये आप लोगों का बहुत बड़ा तोहफा मेरे जन्मदिन का होगा। मायावती पहली बार 1994 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। महज 39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर मायावती ने रिकॉर्ड बना दिया था। मायावती पहली बार बीजेपी के समर्थन से 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रही। 2 जून 1995 को ही चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था। आपसी टकराव की इस चिंगारी ने मायावती और मुलायम की दोस्ती को सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल दिया। कहते हैं कि यूपी में एसपी और बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे से कुछ कही अनकही कोशिशें कर रही थी। कहते ये भी हैं कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे से मायावती को ऑफर दिया कि वो मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले ले तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2 जून 1995 को बीएसपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लोकसभा में चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ
तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया। इसी दिन मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मायावती को कमरे में बंद करके मारा गया था और कपड़े तक फाड़ दिए गए। बीजेपी के नेतागण ये भी भूल गए कि जब 2 जून, आप लोगों को सुनना चाहिए, जब 2 जून सन 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था। और तब फिर उस घृणित वे कभी भी न भुलाए जाने वाले स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए श्री अखिलेश दास को क्या जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत व उचित होगा? मैं समझती हूँ ये कतई भी उचित नहीं होगा। अर्थात इस कांड के श्री अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार ठहराना न केवल गलत है, बल्कि ये बीजेपी की सस्ती व ओछी राजनीति को भी दर्शाता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी के नेतागण अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस की अप्रिय व दुखद घटना की तो लोगों को जरूर याद दिलाते हैं, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को, इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को जनता के सामने क्यों नहीं दर्शाते हैं, जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया गया था, तब उसी पुलिस अधिकारी को अब यानी कि वर्तमान में तो अब उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया हुआ है, जिसने खड़े होकर ये कांड करवाया था। अब उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया हुआ है। ये सब हमारे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है तो क्या है? इस बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उन्हें बीजेपी का समर्थन मिला था, लेकिन वो महज 5 महीने ही इस पद पर रह पाई। मायावती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को राजनीति में खुद साबित ही नहीं किया, बल्कि राजनीति में हवा का रुख समझना और उसे बदलने का हुनर भी वो जानती थी। उन्होंने राजनीति के सियासी गुड़ाभाग में अपने आप के लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो अब तक दूसरे दलों में उनसे पहले बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने की तरह देखा जाता था।
मायावती दूसरी बार 1997 में मुख्यमंत्री बनी। इस पद पर मायावती 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक रही। मायावती तीसरी बार 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक मुख्यमंत्री रही। 2007 में मायावती को सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला काम कर गया और पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती ने 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसको मैं लोकतंत्र की विजय मानती हूँ, भारतीय संविधान की विजय मानती हूँ। बीएसपी की फ्यूचर में आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी होगी स्टेट के लिए? मैंने आपको बताया और जिस दिन मैंने शपथ लिया था उसी दिन ही मैंने ये बता दिया था कि शपथ लेने से पहले मेरे कंधों पर जिम्मेवारी बहुजन समाज की थी, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी थी। लेकिन जिस दिन मैंने देश के सबसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का भार संभाला तो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सर्व समाज की आ गई, तो इसलिए मैं पूरे समाज को न्याय दूंगी। इस दौरान लखनऊ और नोएडा में पार्क बनाने को लेकर विपक्ष ने मायावती पर जबरदस्त हमला बोला और नतीजा रहा कि 2012 में सरकार चली गई। आप लोगों के दिल और दिमाग में जो भ्रम है मैं उसको दूर करना चाहती हूँ। जब तक मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का भार नहीं संभाला था तो उस समय मैं केवल मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी थी बहुजन समाज की थी। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई और ये पद मैंने संभाला तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी बहुजन समाज की नहीं तो सर्व समाज की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी जाति से संबंधित है या किसी भी धर्म से संबंधित है तो उनको न्याय जाति और धर्म के आधार पर न्याय आंक कर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो भी उनके साथ जुल्म जाति होगी तो उनको पूरा इंसाफ दिया जाएगा। जाति या धर्म आड़े नहीं आएगा। 206 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती 2012 में महज 80 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव के बाद बीएसपी का डाउनफॉल शुरू हो गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगने के साथ सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाना मायावती के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। नोएडा में मेट्रो लाने की कोशिश से लेकर ताज एक्सप्रेसवे की तरह मायावती के तमाम कार्य राजनीतिक इतिहास के रूप में उद्घाटन के पत्रों में दर्ज हैं। गौतम बुद्ध नगर से मायावती के शासन में नया आकार लिया। बड़े बड़े पार्क, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल और मुख्य चौराहों पर विकास की चमक मायावती के शासन में पहली बार दिखी। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी महज 19 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया। श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग
हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी व बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें। चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा अब काम आने वाला नहीं है। इस गठबंधन का भले ही सपा को कोई खास फायदा ना मिला हो, लेकिन बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती अकेली ही अपनी हाथी पर बैठकर सत्ता की रेस में शामिल है। अब देखना होगा कि 2007 की तरह मायावती फिर से यूपी की सत्ता की महावत बन पाती हैं या नहीं। ये सच है कि खुद मायावती या बीएसपी के पास पारंपरिक विरासत में दलित वोट बैंक ही है, जिसमें गुना भाग करके उन्हें राजनीतिक वजूद बचाना भी है और सियासी वर्चस्व दिखाना भी है। हर चुनावी समीकरण और राजनीतिक गणित में मायावती के दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र रहती है। मायावती ने बीएसपी के इस वोट बैंक को इतना मजबूत बनाया है कि उसमें बड़ी सेंध लगा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। नमस्कार।